हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन 21 अगस्त की अपडेट हो गई है। तो चलिए आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी क्या है, देखो स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या होता है, ये मेनली क्या है, हमारे इंडियन की सिटीज़ को एज़ पर देयर लेवल ऑफ क्लीनलीनेस क्या करती है, रैंक करती है। ठीक है, तो ये किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया। जरा देख लेते हैं सर्वे की क्या हाईलाइट्स हैं। देखो, इंदौर सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट इंडियन सिटी एमर्ज हुई है फोर्थ टाइम, मतलब फोर्थ टाइम ये कंटिन्यू किया है, क्लीनेस्ट इंडियन सिटी एमर्ज हुई है। और इसके बाद कौन सी है? सूरत। क्लीनेस्ट जो कैपिटल सिटी है वो हमारी भाई न्यू दिल्ली है, दैट इज़ द यूनियन टेरेटरी ऑफ न्यू दिल्ली एंड द एनडीएमसी। वो स्टेट जहाँ पे 100 सिटीज़ से ज़्यादा क्या है, एरियाज क्लीन है, वो छत्तीसगढ़ है। और क्लीनेस्ट स्टेट विद लेस देन 100 सिटीज़ वो कौन सी है? झारखंड आई है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन, जैसे भी गंगा तो कितनी स्टेट से होकर गुजरती है, जैसे उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, तो और कितने कितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। लेकिन जो वाराणसी है वहाँ पे गंगा का टाउन की वजह से सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट है। क्लीनेस्ट मेगा सिटी जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन है, वो क्या है? अहमदाबाद। सो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो स्वच्छ सर्वेक्षण क्या होता है, ये एनुअल रैंकिंग एक्सरसाइज होती है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये अर्बन एरियाज़ को असेस करता है उनके क्लीनलीनेस के लेवल पे, और ये देखता है कि स्वच्छ भारत अभियान की स्कीम्स को किसने कितना एक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है, टाइमली और इनोवेटिव मैनर में। आपको ये पता ही होगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये 2016 में लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड का ही लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन और क्लीनलीनेस सर्वे है। इसका एम यही है कि हम लोगों को एनकरेज कर सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो और अवेयरनेस क्रिएट कर सके अमंग ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हम एक अच्छी जगह, मतलब कि बेटर प्लेस में हम किस तरह से अपने इंडिया को बना सकते हैं। ठीक है, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टुवार्ड्स मेकिंग टाउन्स एंड सिटीज़ अ बेटर प्लेस टू लिव इन। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, ये 5th एडिशन अभी रिलीज़ हुआ है, और इसने कितने सिटीज़ को असेस किया है? 42 सिटीज़ को असेस किया है, साथ में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स। गाइस, कैंटोनमेंट बोर्ड्स आपको पता ही होगा, जहाँ मेनली कैंट्स होते हैं। ठीक है, एयरफोर्स के या आर्मी वगैरह के। ठीक है, और 92 इसमें गंगा टाउन्स को इसने असेस किया। अब आप देख सकते हो किस किस इंडिकेटर्स पे ये मेनली फोकस कर दिया कि किस सिटीज़ ने कितना जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है उसे कलेक्ट किया। सेग्रीगेटेड वेस्ट मतलब कि वेस्ट को अलग अलग करना, जैसे भी ये सॉलिड वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है। ठीक है, ये गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इस टाइप में करती है। ठीक है, किसने कितने से मतलब वेस्ट वाटर को ट्रीट किया, फिर रीयूज़ किया। जो वेट वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है उसको कितनी अच्छे से यूटिलाइज़ किया। 3R प्रिंसिपल को कैसे फॉलो किया, रेड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल को। और सॉलिड वेस्ट, पेस्ट और एयर पोल्यूशन उसको कितना कंट्रोल किया। अपलिफ्ट सोशल कंडीशन ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, प्रमोट प्रोक्योरमेंट थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट। गाइस, आपको पता होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये हमारा गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट एक पोर्टल है। इसमें क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो इसी पोर्टल से लेते हैं। मार्केट प्लेस मैंने आपको बता दी, प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करती है। ठीक है, असेस करती है गंगा के टाउन्स को सेपरेटली टू एक्सेलरेट एक्शन, और टेक्नोलॉजीज में एंगेज करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने इंडिकेटर्स पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो क्या करती है, जज करती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स इन मध्य प्रदेश टू बी रिजर्व फ्रॉम पीपल फ्रॉम द स्टेट। चीफ मिनिस्टर, अभी क्या है, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश ने बोला है कि हम जो स्टेट के जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन्हें सिर्फ स्टेट के लोगों के लिए ही रिजर्व करेंगे। ठीक है, अब अभी क्या है, पर अभी इसकी जो प्रपोजल जो ये प्रपोज किया है सीएम ऑफ एमपी ने, उसने अभी इसकी डिटेल्स पूरी तरह से आउटलाइन नहीं की है। लेकिन वो बोल रहा है कि हम रिजर्वेशन सिर्फ किसके बेस पे करेंगे? प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि वो बंदा अगर मध्य प्रदेश की अपनी गवर्नमेंट नौकरी में अप्लाई करना है तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको मध्य प्रदेश का रेजिडेंट होना चाहिए, वो भी बाय प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भी आपका चाहे डोमिसाइल हो लेकिन आपका प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, तो उस बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अभी इसके पीछे क्यों इश्यूज आ रहे हैं। देखो, आर्टिकल 16(2) ये आपको पता ही होगा, ये स्टेट को प्रोहिबिट करती है कि आप एम्प्लॉयमेंट के वक्त कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। पर अभी ये क्या कर रहा है, ये तो प्लेस ऑफ बर्थ पे क्या कर रहा है, ये तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। भाई अब आप सोचो, सपोज करो भाई अगर आप एमपी के ही हो ओरिजिनली, लेकिन आप भाई कल को कहीं और पैदा हो गए, यूपी में पैदा हो गए, बिहार में पैदा हो गए, लेकिन आप तो रहने वाले एमपी के, तो इसका मतलब तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, तो ये तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना। तो यही वाली बात है जो इसमें इशूज आ रही है। साथ में ये आपको पता भी है, इंडिया में तो भाई कॉमन सिटीजनशिप है, ये तो है नहीं कि भी अलग अलग स्टेट की सिटीजनशिप है, हमारे तो एक इंडियन की सिटीजनशिप है। ठीक है, तो इसमें
इसमें ऐसा भी कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आपको रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट चाहिए या ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको रेजिडेंट उसी स्टेट का होना चाहिए अगर आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या स्टेट के पब्लिक में एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये जो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। एक्सेप्शंस क्या है, देखो कुछ एक्सेप्शन है गाइस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आर्टिकल 16 क्लोज 3 बोलता है कि सिर्फ पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ भी अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट को प्रिस्क्राइब कर सकती है, लेकिन वो पावर किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर के पास फिर भी पावर नहीं है। आर्टिकल 16 क्लोज 3 सेज दैट ओनली पार्लियामेंट में मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग a requirement of residence for jobs in a particular state, not state legislature। ठीक है, फिर अंडर आर्टिकल 6 क्लोज 3 पार्लियामेंट ने ऑलरेडी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ऑलरेडी इनेक्ट किया गया, जिसमें हमने जो स्पेशल जो एक्सेप्शंस किस किस में दे रखे थे गाइस, ये आपको 4 स्टेट्स का नाम पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में हमने स्पेशली एक्सेप्शन किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनके पास स्पेशल प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 371, जैसे कि उत्तराखंड में जो क्लास 3 और क्लास 4 की जॉब्स हैं वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं। हाउएवर कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिन्होंने आर्टिकल 16(2) के ये जो सारे के सारे जो वो हैं इनको तो मैंडेटरी किया ही हुआ है, क्योंकि इसको तो आप वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन साथ में उन्होंने एक और ऐड कर दिया कि आपको वहाँ की जो स्टेट की जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, इस वजह से क्या है कि सिर्फ जो लोकल सिटीजन होते हैं ना उन्हीं को जॉब के लिए प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम होता है कि यार जो जिस स्टेट का होता है उसी को उस स्टेट की भाषा आ रही होती है, दूसरी स्टेट वाले इसको मतलब कि नहीं कर पाते, इस वजह से क्या है वो ऑटोमेटिकली जो जॉब्स है वो लोकल लोगों को ही प्रेफर करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नीडेड इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। देखो अभी ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है, लाइक देखो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं कि ग्लोबली मतलब कि हर एक कंट्री जितने भी वर्ल्ड्स में जितनी भी कंट्री हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मतलब कि सप्लाई है वो हर एक ग्लोबली क्या है इन मतलब कि जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब कोविड की वजह से क्या है ये ठप हुई है अभी, क्योंकि हर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि हमें किस तरह क्या है अपने आप को ऑटोनॉमिस बनाना है, अपने आप को मतलब कि इतना सेल्फ रिलायंट बनाना है कि अगर इस तरह का कोविड-19 जैसे कोई क्राइसिस आ सके तो कल को हम जो इतनी कंट्रीज़ पे ओवर डिपेंडेंस है वो और उसकी वजह से हमारी कंट्रीज़ को लॉस ना हो पाए, तो यही इसमें डिस्कस किया हुआ है। अभी क्या एशियन इंडिया नेटवर्क और थिंक टैंक्स में इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने उन्होंने ये नोट किया कि कोविड-19 ने हमें ये बता दिया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन की क्या रेजिलियंस है और क्या इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिफिकेशन की। उन्होंने स्ट्रेस दिया मेनली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कंसेप्ट पे कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ने एक रेलेवेंस क्रिएट करी है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड स्ट्रेस फॉर मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा तो अभी पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ही स्ट्रेस दैट कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैज़ एज्यूम्ड रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ जीएससी एंड स्ट्रेस फॉर मल्टीलेटरलिज्म। देखो ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेटवर्क होता है किस तरह से हम मल्टीपल कंट्रीज़ और मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सोर्सिंग एंड सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि हर एक कंट्री हर एक कॉन्टिनेंट्स में क्या गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन में हम क्या क्या फ्लो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी आप फ्लो कर सकते हो, तो प्रोसेसेस या रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब। अब कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से हमने देखा कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पे रिस्क आया। क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ या हम सब लोग ओवर डिपेंडेंट है किस पे, चाइना में, और चाइना के सप्लाईज हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है, हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज स्पेशली तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी। आपको पता है इंडिया चाहे जितना मर्जी बड़ा प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल में, लेकिन उसका 70% जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो चाइना के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो भाई आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो यही दिक्कत है कि हम ओवर डिपेंडेंस है किस पे, ओवर डिपेंडेंस अपने चाइना के इंपोर्ट पे, और चाइना के सप्लायर्स हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है फॉर मैनी इंडस्ट्री जो कि ग्लोबली ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है जो वर्ल्ड की कंपनीज और गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने एक लेसन सीख लिया कि हम किस तरह से अगर फ्यूचर में इस तरह के कुछ शॉक्स आते हैं, कोविड-19 जैसे पैंडेमिक आती है, तो हम अपने आप को किस तरह बेटर प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, अब हमने ऐसे स्टेप्स क्या लिए हैं, हमने देखो ये आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इंडिया ने ऑलरेडी ले चुका है ताकि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकें। प्रधानमंत्री ने इवन की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे ये बोला है कि हम इंडिया को एक पॉसिबल हब बनाएंगे फॉर सप्लाई चेन। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी वर्क कर रहे हैं किस पे, ट्राईलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पे, ताकि वो जो अपनी डिपेंडेंस है चाइना पे उसे रिड्यूस कर सकें। गाइस आपको क्वाड कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। क्वाड कंट्रीज़ में मेनली 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया
और यूएसए। ठीक है, तो अभी इनमें जो हो रही है, अभी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की है जो ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि हम चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करते हैं। उसके साथ जो जापान है उसने कुछ ऐसे मेजर्स लिए ताकि वो क्या कर सके, जो उनकी फर्म्स फिलहाल चाइना में लोकेट हैं तो उन्हें वो पे कर रहा है कि आओ आप रीलोकेट, अब वापस आओ और अपनी जो कंपनीज है उसको जापान में ही रीलोकेट करो। ठीक है, सो गाइस यही कुछ स्टेप्स हैं जो अभी तक कुछ कंट्रीज ने लिए और हमारी इंडिया ने लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चाइना टू लैंड बांग्लादेश $1 बिलियन फॉर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। अभी क्या चाइना क्या है, बांग्लादेश को $1 बिलियन का पैसे लोन पे देगा ताकि वो जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को क्या कर सके, मैनेज कर सके। अभी जो प्रपोज लोन इसलिए दिया है ताकि जो तीस्ता रिवर के प्रोजेक्ट को एक तो रिस्टोर कर सके और कॉम्प्रिहेंसिव मैनेज कर सके। दोबारा पढ़ते हैं, द प्रपोज लोन फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑन तीस्ता रिवर। देखो प्रोजेक्ट का एम यही है कि क्या कर सके, जो रिवर बेसिन को हम एफिशिएंटली मैनेज कर सके और वहाँ के जो फ्लड्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सके, और जब समर्स में जो वाटर क्राइसिस की दिक्कत आ जाती है उसको हम टैकल कर सके। ये पहली बार है जब चाइना ने बांग्लादेश के किसी रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में क्या किया, इन्वॉल्व हुआ है। अब इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी लंबे सिरे से डिस्प्यूट चला आ रहा था तीस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग पे, वो कहीं ना कहीं क्या है, चाइना उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, दिस एज्यूम सिग्निफिकेंस एज इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन एंगेज्ड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग इन द तीस्ता। अब तीस्ता रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडिया के जो हिमालयज है सोलोमा वहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से होकर फाइनली क्या करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलके बांग्लादेश में जाती है। ये इट इज़ वन ऑफ द 54 रिवर जो बांग्लादेश में एंटर करते हैं इंडिया, मतलब कि इंडिया में कितनी रिवर्स हैं जो बांग्लादेश में एंटर करती है, तो ये 54th रिवर है जो बांग्लादेश में एंटर करते हैं इंडिया से होके, और साथ ही 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है बांग्लादेश में आफ्टर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। देखो तीस्ता रिवर क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का मैटर है कब से, 1951 से। देखो क्या हुआ था, आपको पता होगा कि तब क्या था, बांग्लादेश क्या ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था, पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक है, अब क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता ही होगा 1960 में हुई थी। तब क्या था, हमने मतलब कि कंक्लूजन कर लिया था कि ठीक है अभी आप यही रिवर्स रखो, हम यही रिवर रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो तीस्ता है ना, तीस्ता का जो डिस्प्यूट था वो चल ही रहा था, इंडिया और पाकिस्तान था उस वक्त, बांग्लादेश, लेकिन वही तीस्ता रिवर का चल रहा था। लेकिन ये 1984 में ज्वाइंट रिवर कमीशन था, उसने रिकमेंड किया कि चलो ठीक है, तीस्ता रिवर का जो 42.5% वाटर है वो इंडिया को अलॉट कर दिया, और जो 37.5% वाटर है वो किसको अलॉट कर दिया, बांग्लादेश को अलॉट कर दिया। अब 2011 में ये अटैम्प्ट किया गया, अभी ये जो ज्वाइंट रिवर कमीशन है 1984 में जो रिकमेंडेशन दिया था उस पर हम क्या करें, एग्रीमेंट बना दें, लेकिन क्या वो उस वक्त ही इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ वेस्ट बंगाल ने कुछ ऑब्जेक्शंस कर दी थी। ठीक है, तो भाई यही बात है कि किस तरह से किया है, चाइना क्या कर रहा है, अभी बांग्लादेश को हेल्प कर रहा है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनकरेज ट्रांसनेशनल रिसर्च ऑन कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। गाइस अभी कार्बन कैप्चर क्या होता है या यूटिलाइजेशन स्टोरेज क्या होता है, देखो कार्बन कैप्चर क्या होता है आपको पता है, हमारे लिए फॉरेस्ट हो गए, हमारे ओशंस हो गए, ठीक है, या फिर सॉइल हो गई, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड इतने एमिशन होते हैं उनके कैप्चर करते हैं, तभी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करो। ठीक है, ये पानी बचाओ, क्यों, क्योंकि ये साथ में क्या है, एक तो हमारे क्लाइमेट को क्या रखते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, तो यही है कि अभी डीएसटी कुछ ऐसे रिसर्च दे रही है, रिसर्च पे फोकस कर रही है ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा कार्बन को कैप्चर कर सकें, वही कि ताकि हम एमिशंस को कम कर सकें। ठीक है, और फिर अब उसे यूटिलाइज़ कर सकें। भाई कार्बन को आप यूटिलाइज़ भी करते हो आगे, तो पहले तो स्टोर करोगे, यूटिलाइज़ कैसे करोगे, आप उसको सीमेंट में बनाने के काम कर सकते हो, स्टील में बना सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसके बहुत अलग अलग यूजेस हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस न्यूज़ में है क्या एक्चुअली। अभी क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडियन रिसर्चर से कुछ प्रपोजल्स को इनवाइट किया है, ठीक है, अंडर एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब कि जो कार्बन कैप्चर की जो हमारी टेक्नोलॉजी है हमने उसे क्या करना है, एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है। तो DST ने क्या किया है, जो इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं आपको पता है जो R&D में काम करते हैं, उनसे क्या किया, अपने अपने प्रपोजल्स मंगवाए हैं कि आओ। अब ये जो ACT है वो है क्या, देखो ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, मेनली इसमें 16 मेंबर्स हैं, इंडिया भी है इसमें। हमने क्या करना है, इसमें जो CCUS से लेके एस्टेब्लिश करना है CCUS को, ताकि हम जो ग्लोबल वार्मिंग की जो दिक्कत है हम उसे कॉम्बाट कर सकें। ये एक्शन में कब से, 2016 से 2021 पे ये एक्शन रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे,
इट विल फैसिलिटेट द एमरजेंस ऑफ CCUS विया ट्रांसनेशनल फंडिंग। ठीक है, अलग अलग नेशंस क्या इसमें फंड करेंगे इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब ये CCUS है क्या, देखो वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज में क्या है। देखो इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज होंगी जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होंगे उसे हम कैप्चर करेंगे सोर्स से। देखो आपको पता है कि दो सोर्स होते हैं, एक पॉइंट सोर्स होता है, एक नॉन पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स वो सोर्स होता है कि जहाँ से हमें पता होता है कि हाँ यहाँ से एमिशंस हो रहे हैं, जैसे मेनली चिमनीज हो गई, इंडस्ट्रीज की चिमनीज हो गई, हमें पता होता है कि हाँ यहाँ से एमिशन हो। नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होता है, हमें सोर्स ही नहीं पता होता कि अरे एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें यही होएगा कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं पहले तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आएँ ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कैप्चर कर सकें उसके सोर्स से, ताकि और प्रिवेंट कर सके कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर ना हो सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो CO2 कैप्चर हम करेंगे काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी से यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्री कंबशन, पोस्ट कंबशन या ऑक्सी कंबशन। इससे एक बार हम कैप्चर कर लेंगे CO2 को, हम उसको या तो रीयूज़ कर सकते हैं वेरियस प्रोडक्ट जैसे किस में, सीमेंट में, प्लास्टिक्स में, या फिर हम उसे स्टोर कर सकते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब कि अंडरग्राउंड उसे स्टोर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, बेनिफिट क्या होंगे, देखो बेनिफिट तो सबसे पहले इसका यही होगा कि हमारे जो ओवरऑल कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होंगे, हमारी जो कोयल और गैस फायर प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अफोर्डेबल पावर और रिलायबल पावर को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, इश्यूज़ क्या है, देखो इश्यूज़ ये हैं कि लीक्स होने के बहुत चांसेस हैं और अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। कैप्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एनर्जी जाएगी कि इस CO2 को हम कन्वर्ट करें यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, और इससे अल्टीमेटली और एमिशंस क्या प्रोड्यूस होंगी। तो ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब चलते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे अपनी। फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। अभी क्या है, देखो कॉन्फ्रेंस ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, ज्वाइंटली करी गई है, एक तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और साथ में पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। और किसके सपोर्ट से, UN के सपोर्ट से। देखो जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है ये 1889 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पार्लियामेंट्स का डिफरेंट कंट्रीज़ की पार्लियामेंट्स का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम यही है कि क्या कर सके, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्लियामेंट्स हैं उनमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स, कोऑर्डिनेशन और एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस को हम फोस्टर कर सकें, बूस्ट कर सकें। देखो इस बार जो है जो कॉन्फ्रेंस हुई है वर्चुअल मोड में ही, ऑफ कोर्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई होगी, क्योंकि कोविड चल रहा है, कोई इधर उधर जा तो सकता ही नहीं। और जो इसी कॉन्फ्रेंस का जो सेकंड पार्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा फिजिकल फॉर्म में, मतलब कि भाई फिजिकली सब प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे होगा, वीना ऑस्ट्रिया में ही होगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कॉल फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ लेबर ब्यूरो। देखो हम क्या चाह रहे हैं कि जो लेबर ब्यूरो है उसको पूरा डिजिटलाइज करें। अब ये क्यों चाह रहे हैं, ताकि जो पहुंच है लेबर ब्यूरो की हम उसे इंक्रीज़ कर सके। इट इज़ एम टू इंक्रीज आउटरीच ऑफ द लेबर ब्यूरो। अब ये लेबर ब्यूरो क्या है, देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का अटैच ऑफिस है। ऑल्सो हमने क्या किया, जो लेबर ब्यूरो का भी एक न्यू लोगो है उसे भी लॉन्च किया है। ठीक है, लेबर ब्यूरो देखो आपको पता होना चाहिए, देखो दो इंडेक्स होते हैं हमारे, CPI, WPI। ठीक है, जो WPI को मेनली इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या है रिलीज़ करता है, जबकि CPI को लेबर ब्यूरो करता है। देखो मैं किस तरह से याद रखती हूँ, V। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना, मतलब कि होल स्केल प्राइस इंडेक्स कौन करता है, इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, बाकी जो बचा है CL वो तो अपना भी याद रह जाता है। ठीक है, तो यही करते हैं, कुछ ट्रिक्स आप खुद बनाओ, ऐसे आपको याद रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेबर ब्यूरो देखो क्या है, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस में काम करता है, इन द फील्ड ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स विच परफॉर्म्स फंक्शन एज लेबर इंटेलिजेंस, रिसर्च, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग। देखो आपको पता है ये काफ़ी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इवन की जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसका एक स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मैंने आपको भी बता ही दिया, मेनली फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर, रूरल लेबर नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर। ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखो अभी क्या है, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का, उसको देखा गया 44% जंप हुआ है 2020 में। देखो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है इन द प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। एलिजिबल कौन है इसमें, अगर कोई भी बंदा इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहता है तो पहली बात उस इंडिविजुअल की एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, और सिर्फ इसमें न्यू प्रोजेक्ट्स ही कंसीडरेबल होता है सेंक्शन के लिए। मैक्सिमम कॉस्ट क्या होती है प्रोजेक्ट की, देखो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई प्रोजेक्ट है तो 25 लाख होएगी, और अगर कोई बिजनेस सर्विस सेक्टर में अगर रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट होनी चाहिए वो 10 लाख होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ट्राई फूड प्रोजेक्ट ऑफ ट्राइफेड।
देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी लॉन्च किया टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ट्राई फूड प्रोजेक्ट। देखो इसमें मेनली जैसे आपके फूड प्रोसेसिंग होते हैं कि जो फार्मर्स का जो रॉ मटेरियल है, जैसे आलू हो गया, आलू से चिप्स बनाना, ठीक है, टमाटर से सॉस बनाना, ठीक है, तो ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, ये मेनली क्या है, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, ठीक है, और इसमें कितने वैल्यू एडिशन होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, ठीक है, सिंपल बात है कि हमारी इकोनॉमी बढ़िया होती है। तो उसी तरह इसमें काम हो रहा है कि जो ट्राइबल के फूड है उनकी भी प्रोसेसिंग हो के जा, सो दैट क्या है, जो ट्राइबल्स के जो फूड्स हैं, जो मेनली जो MFP होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मतलब कि पैसे मिल सकें, ट्राइबल की इनकम बढ़ सके। तो इसीलिए क्या है, ये जो ट्राइफेड ने क्या है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि है क्या, इसमें पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये लॉन्च किया टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ ट्राई फूड प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे करा है, देखो 2 रीजन्स में, कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। जो ट्राई फूड है ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का। इसका एम यही है कि हम जो ट्राइबल्स की इनकम बढ़ा सके थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एंड वैल्यू एडिशन टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो ट्राइबल लोगों का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको हम बेटर यूटिलाइज कर सके और उनमें वैल्यू एडिशन कर सके, कलेक्टेड बाय द, जो कि कलेक्ट किया जाता है ट्राइबल फॉरेस्ट गैदर्स के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर 2018। देखो इसमें क्या करते हैं, मेनली क्या है, जो हमारी इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च, मतलब जो हमारे में रिसर्च और डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, क्या हालात हैं, उसे मेनली क्या करती है, देखती है कि क्या स्टेटस है। तो ये पीरियोडिक कंपेंडियम क्या होता है, कलेक्शन होता है। ये पीरियोडिक क्या करती है, जो स्टेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है उससे कलेक्ट करती है। ये कौन प्रिपेयर करता है, देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिवीज़न है, वही प्रिपेयर करता है। साथ में नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेस्ड ऑन द डाटा, किसके डाटा पे, जो भी प्रोवाइड किया जाता है बाय अ रेंज ऑफ साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। हमारे इंडिया में जितने भी डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स हैं उनके द्वारा जो भी डाटा गिवन होता है उसी में हम क्या करते हैं, इसे प्रिपेयर करते हैं। अगर इसमें जो इंडिकेटर्स में जो फाउंड आउट है यही देखा गया, देखो 2 तरह से R&D सेक्टर होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, एक गवर्नमेंट के होंगे और एक प्राइवेट के होंगे। तो मेनली देखा गया जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो R&D सेक्टर है उसमें मोस्टली क्या वुमेन्स को एम्प्लॉय किया गया, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है। तो यही इसमें बोला गया, एज पर दिस जो इंडिया प्राइवेट सेक्टर रिसर्च कंपनीज अपीयर टू एम्प्लॉय लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी देन गवर्नमेंट फंडेड मेजर साइंटिफिक एजेंसी। तो ये आपको ये लाइन पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट UPSC पूछ भी सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईट राइट चैलेंज। गाइस ये जो न्यूज़ थी लास्ट ईयर भी न्यूज़ में थी, ठीक है। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देखो इसको आप नाम से पता चल रहा है कि सही खाओ, ठीक है। भाई जो आजकल का फूड हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, जंक फूड, इसको क्या है, इसको हमें अवॉइड करना है और बेटर लाइफस्टाइल की तरफ हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो इसी में वही बताया कि अभी जो FSSAI है, दैट इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने रिसेंटली ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ द ईट राइट चैलेंज। ये देखो ये एनुअल कंपटीशन है, ताकि ये सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स को एनकरेज करता है कि अपनी जो फूड सेफ्टी है उसे स्ट्रेंथन करो, और एक अवेयरनेस और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अमंग कंज्यूमर कि आप जो आपकी फूड चॉइसेस है उसे थोड़ा चेंज करो और बेटर फूड चॉइसेस पे शिफ्ट हो। FSSAI को फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है, सॉरी, FSSAI फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है 150 सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स को जिसने रजिस्टर किया हुआ है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द FSSAI's ईट राइट इनिशिएटिव, अंडर किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, ताकि हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। और जो भी इस लाइफस्टाइल की वजह से, ऐसा फूड की नेगेटिव लाइफस्टाइल की वजह से जो न्यूट्रिशनल पे इफेक्ट पड़ता है, हम उन्हें क्या कर सकें, कम्बाट कर सकें, एंड कम्बाट नेगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स टू फाइट लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है। क्योंकि कहीं बीमारियां ऐसी होती हैं वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, तो हमें क्या करना है, उसी को प्रिवेंट करना है, ठीक है। चंद्रयान 2 कंप्लीट्स 1 ईयर, ये तो आपको पता ही होगा। जो चंद्रयान का 2 का मिशन था वो पिछले साल इस दिन भेजा गया था। तो ये इंडिया का पहला अटैम्प्ट था, तो कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी मून के साउथ पोल पे, ठीक है, लूनर सरफेस पे। हाउएवर जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो अटैम्प्ट है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन जो ऑर्बिटर था जिसमें 8 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको सक्सेसफुली प्लेस कर दिया था लूनर ऑर्बिट में। कुछ की इंस्ट्रूमेंट्स इसमें क्या थे, देखो टेरेन मैपिंग कैमरा 2, चंद्रयान 2 लार्ज सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एक्सेट्रा। तो ये बताया कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। सो गाइस यह आज 21 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स की एक मैगजीन खत्म हो गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। तब तक ले बाय बाय, टाटा।